हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 12th फिजिक्स से एक चैप्टर थियोरेटिकल और डेरिवेशन वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करना। उससे पहले एक्सरसाइज से पहले हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सोल्व और एग्जाम्पल के बाद करेंगे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। क्लियर। तो आइए करते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जो क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा गया है हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। मतलब एक मेटल का स्फीयर दिया गया है, आपको उसको बिना टच किए आप उसको पॉजिटिव कैसे चार्ज कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये जो न्यूमेरिकल है उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल दिया गया है। क्या है, देखो हम क्या करेंगे, एक मेटल का स्फीयर लेंगे और ये क्या है, अनचार्ज्ड स्फीयर है। अनचार्ज्ड होने का मीनिंग ये है कि इस पर जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही अमाउंट में क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज्ड। मतलब कहने का है कि ये क्या है, फुल्ली अनचार्ज्ड स्फीयर है। हम इसको जैसे ही टच करेंगे तो हमें कोई शॉक या फिर झटका नहीं लगेगा। अब इसमें अगला प्रोसेस क्या हो गया, ये हो गया एक स्टेप। हम क्या करेंगे, एक अनचार्ज्ड स्फीयर लेंगे मेटल का। ठीक, उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक प्लास्टिक की स्लैब और प्लास्टिक की स्लैब को हम पहले चार्ज्ड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उसको किसी फर्श से रब करेंगे और जैसे ही फर्श से रब करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये जो प्लास्टिक की स्लैब होगी जो हमने ली है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है। ठीक, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो प्लेट है, स्लैब है, ये नेगेटिव चार्ज होती है। क्या होती है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे इस नेगेटिव चार्ज को दूसरे वाले स्टेप में इस अनचार्ज्ड स्फीयर के पास लेकर आएंगे तो तुमने पढ़ा है कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे इस नेगेटिव चार्ज को इस स्फीयर के पास लाया गया तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे इस नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज दूसरी ओर चले जाएंगे, यानी कि ये नेगेटिव इसको क्या करेगी, रिपेल। तो देखो, ये जो चार्ज थे इस स्फीयर के अंदर जितने अमाउंट में इक्वल थे पॉजिटिव और इक्वल में क्या थे, नेगेटिव, ये सेपरेटेड हो जाएंगे। मीन्स एक साइड क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और दूसरी साइड क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव। ठीक, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को अर्थिंग कर देंगे। मतलब इस स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे और आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज थे इनको ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कोई पाथ मिलेगा वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स इस साइड के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ठीक, अभी भी इसके पास क्या रखी है, एक स्लैब। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इनको अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है। अब फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में हम करेंगे इस नेगेटिव चार्ज प्लेट को यहाँ से हटा देंगे। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज एक साइड थे इस पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा अनचार्ज्ड स्फीयर था मेटल का वो फुली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। क्लियर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको एक अनचार्ज स्फीयर लेना है, उसके बाद इसको एक नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास रखना है। तो यहाँ जो चार्ज होंगे वो सेपरेटेड हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अर्थिंग करना है। अर्थिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे और जैसे ही आप इस प्लेट को हटाओगे ये जो चार्ज होंगे वो इसमें फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो आइए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1.2 या 2। देखो इसमें क्या दिया गया है, कहा गया है इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। क्वेश्चन में का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा हुआ आपको मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक होगी उससे आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो बॉडी है, इसको मान लेंगे हम, ये है ए और ये वाली क्या है, बी। एवरी सेकंड मतलब टाइम जो दिया गया है वो कितना दिया है, 1 सेकंड। मतलब इनिशियल केस में कि 1 सेकंड में बॉडी ए से बॉडी बी को 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, मूव कर जाएंगे। ठीक, अब उसने हमसे बाद में कहा है कि बी बॉडी पर टोटल चार्ज
1 कूलम्ब होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ये 1 सेकंड में अपने साथ कितना चार्ज लेकर जा रहे हैं। ठीक, तो चार्ज निकाल लेंगे पहले। चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10⁹ और E की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻19। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 और +9 कितना जाएगा 10⁻⁻10 कूलम्ब। मतलब ये जो चार्ज है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ ये 1 सेकंड में 1.6 10⁻⁻10 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर कर जाएंगे। मतलब 1 सेकंड में ए से बी को 1.6 10⁻⁻10 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो 1 सेकंड में इतना चार्ज हो गया। उसने कहा है कि टोटल चार्ज 1 कूलम्ब करना है हमको, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया कि 1 कूलम्ब चार्ज होने में उसको t टाइम लगता है। लेट t डैश मान लो t दिया है, t डैश टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम्ब चार्ज। क्लियर है बच्चों। चलो अब चार्ज कितना है 1 सेकंड में 1.6 10⁻10 कूलम्ब। अब इसको टोटल होने में कितना टाइम लग रहा है t डैश। अब ये टोटल चार्ज हो गया हमारे पास, बट जो टोटल चार्ज दिया है वो कितना है कैपिटल Q। इसको इक्वल रखो, बस यहाँ से t डैश की वैल्यू निकाल लो। t डैश कितना जाएगा कैपिटल Q अपॉन 1.6 10⁻10। इसको सोल्व करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब अपॉन 1.6 10⁻10। ये 0.025 जा 2 8 जा, ये जाएगा 5/8 10⁻10 सेकंड। तो ये तो आ गया प्लस जाएगा, ऊपर हो जाएगा प्लस सेकंड। क्लियर, ये तो आ गया सेकंड में। आप इसको या तो यहीं छोड़ दो तब भी आंसर, कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, उसके बाद आप इसको मिनट में बना लो, आवर में बना लो, डे में बना लो, ईयर्स में बना लो, वो आपकी इच्छा है। फिलहाल आप इसको यहीं छोड़ देंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, ये आंसर बिल्कुल क्या है सही है आपका। लेकिन आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाएगा, 3 है हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इन देयर इन ए कप ऑफ वाटर। अब 1 कप ऑफ वाटर दे रखा है, 1 कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कप दिया है हमें इसकी शेप और साइज़ का नहीं पता है, मतलब ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसमें कितना पानी आएगा कितना पानी नहीं आएगा। क्लियर। तो हम बेसिकली मान लेंगे जो यहाँ जो कप की बात की गई है वो की गई है जैसे कि 250 ग्राम वाला जो दूध का लीटर होता है 250 वाला, कि उसकी ही बात यहाँ की गई है। मतलब इसमें जो वाटर आएगा वो कितना आएगा 250 ग्राम। क्लियर है बात। चलो, और उसके बाद सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1 कप ऑफ वाटर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो। तो वाटर जो दिया गया है, वाटर यानी कि H2O, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे H में कितने आएंगे 1 और मल्टीप्लाई यहाँ 2 और प्लस O में कितने हो जाएंगे 6, O में कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ जो 6 नहीं 8, O में कितने जाएंगे 8, तो ये जाएगा 1 2 + 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 10 ही क्या जाएंगे बच्चों प्रोटॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 ही क्या है प्रोटॉन्स। उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 2 × 1, H का 1 हो जाएगा प्लस O का कितना होता है 16, यह जाएगा 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम। टोटल वेट कितना दिया है, टोटल वेट कितना जाएगा बच्चों, ये दिया है हमने मान लिया 250 ग्राम। लेट से हमने कह दिया इसको। क्लियर है बात। हमने मान लिया कि जो वो ये जो कप दिया है वो कितना क्या दिया है, मिल्क वाला जो 250 ग्राम का लीटर आता है उसको हमने मान लिया। ठीक, तो 250 ग्राम क्या है इसमें वाटर। उसके बाद 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने हो जाएंगे, आपको पता है एवोगाद्रो नंबर जो क्या होता है 6.02 × 10⁻20
3। क्लियर। अब 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, तो 1 ग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे, 6.02 10⁻23 और अपॉन में जाएगा क्या बच्चों 18। बट हमें निकालना किस में है, टोटल में यानी कि 250 में। सो 250 ग्राम कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा 6.02 10⁻23 और मल्टीप्लाई 250 और अपॉन में कितना है 18। ये आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आगे बच्चों 6.02 10⁻23 और 250 अपॉन 18। तो हमें इसको सोल्व नहीं करना है अभी, ऐसे ही रहने देना है। क्लियर। उसके बाद चार्ज, उसके बाद क्या निकालना है चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, देखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल वो कितना है 10, कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 250 ग्राम वाटर में, ये इतने। तो इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आना है 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 18 और मल्टीप्लाई 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन। तो 10 तो हो गया नंबर। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁹। अब जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.34 10⁻7 कूलम। अब यही क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज और इतना ही क्या रहेगा निगेटिव चार्ज, ये होगा आपका आंसर। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड मासेस। मतलब दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सही बात है, आपने ये पढ़ा है दोनों फॉर्मूले में, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर। उसके बाद कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाई डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। फर्स्ट का है 4 एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटोन और सेकंड का है 4 2 प्रोटॉन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए उनके फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड आउट हमको करना है कि कितना आएगा। क्लियर है बच्चों। तो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम निगेटिव। और प्रोटॉन वो होता है प्लस 1.6 10⁻⁹ कूलम। उसी प्रकार जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर है बच्चों। ठीक। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले निकालने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 तो QE QP अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद ग्रेविटेशनल Fg कह देंगे इसको G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो m1 क्या है me और m2 क्या है mp। क्लियर। इनकी कंपेयर करनी है तो Fe ओवर Fg इसको लिखेंगे 1/4πε0 QE QP ओवर R स्क्वायर अपॉन G me mp ओवर R स्क्वायर। से R स्क्वायर कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 9 10⁻9 वैल्यू रखेंगे। मैग्नीट्यूड लेंगे ओनली चार्ज का 1.6 10⁻⁹ और ये भी हो जाएगा 1.6 10⁻⁹ अपॉन जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 और जी एम ई की वैल्यू कितनी है 9.1 10⁻31 और इसकी है 1.67 10⁻27। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? मैंने इनकी केवल अभी क्या रखी है वैल्यू। अब जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है 2.4 10⁻39। ये हो जाएगा इनका आंसर। ये बात क्लियर। उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ तो कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है प्रोटॉन के बीच में कितना मैग्नीट्यूड रहेगा या इनमें कंपेयर कीजिए। उसके बाद कहा है उसने इसी सेकंड क्वेश्चन में, ये ए का फर्स्ट पार्ट था और ये ए का सेकंड पार्ट, जब दोनों क्या रहेंगे प्रोटॉन्स, तो दोनों प्रोटॉन्स रहेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ रखेंगे देखो Fe अपॉन Fm। तो देखो यहाँ रखो डायरेक्ट, तो QE यानी कि 1/4πε0 दे जाएगा QP और इंटू QP, दोनों क्या है प्रोटॉन्स और अपॉन R स्क्वायर
अपॉन जी एम पी ओवर आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, इसकी वैल्यू जाएगी 9 10 टू द पावर 9, ये सेम लेंगे 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन जी 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा प्रोटॉन का मास 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 और सेम 1.67 10 टू द पावर माइनस 27। ये बात क्लियर है। अभी जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ओनली प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स के लिए, और यहाँ क्या था, एक प्रोटॉन्स और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है 1.3 10 टू द पावर 36, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, अब इसका जो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये ए पार्ट का फर्स्ट और सेकंड था, इसी का जो बी पार्ट है उसको करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पार्ट में कहा गया है कि एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन्स दिया और क्या दिया है, प्रोटॉन्स, उनके बीच में कितना एक्सीलरेशन होगा, कितना एक्सीलरेशन होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 और जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। ये वैल्यू कितनी है, 9 10 टू द पावर 9, दोनों सॉरी एक प्रोटॉन्स है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। उनके बीच में जो सेपरेशन वो कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 1 10 टू द पावर माइनस 10 स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया है। तो 9 सेम 1.6 कितना आएगा, 2.56, 10 टू द पावर माइनस 19 38 और प्लस 9 तो माइनस 29, और जो ऊपर जाके 1 का स्क्वायर 1 10 टू द पावर माइनस 20 ऊपर जाके प्लस का 20। क्लियर है बात। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 9 6 54, 9 5 45, 50 9 2 18 और 5 23.2 के बाद हो जाएगा प्लस का माइनस का 9, इसको इधर ले आएंगे तो 2.304 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। तो इतना फोर्स उनके बीच में लगेगा। वो पूछ रहा है एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा F बराबर ma, a बराबर हो जाएगा F ओवर m। F कितना है 2.304 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। क्लियर है बात बच्चों। तो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है ए चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड। मतलब एक चार्ज्ड स्फीयर है जो नाइलॉन थ्रेड मतलब धागे से लटकाया गया है। अनदर चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्राउट क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक दूसरा स्फीयर जिसको एक अनचार्ज्ड या फिर कह सकते हैं इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा गया है और दूसरे वाले स्फीयर के 10 सेंटीमीटर नियर रखा गया है। क्लियर। उसके बाद अब इनके बीच में कितना रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही निकालते हैं। पहला वाला स्फीयर जो है वो इस प्रकार है, तो हम मान लेंगे इस पर जो चार्ज है वो कितना है Q। दूसरा वाला ये जो स्फीयर है इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसको किससे पकड़ा गया है, एक इंसुलेटिंग हैंडल से। और इस पर चार्ज कितना है बच्चों Q डैश। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया किसके इक्वल है R के। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q डैश ओवर R स्क्वायर। इनके बीच में ये फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि अब इन दोनों को एक एक करके एक अनचार्ज्ड स्फीयर C, ये A था, ये है B, और तीसरा स्फीयर है क्या C जो कि है अनचार्ज्ड, उनके कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा। मीन्स पहले सिचुएशन में A को लाया गया, ये तो चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है Q, और इसके कॉन्टैक्ट में लाया गया C जिस पर चार्ज कितना है बच्चों 0। क्लियर। अब इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा स्टार्ट।
तो दोनों पर जो चार्ज रहेगा, दोनों पर जो चार्ज रहेगा वो कितना कितना हो जाएगा, तो पहले पर चार्ज Q, दूसरे पर कितना है 0/2, मतलब इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा Q/2, इस पर भी Q/2 और इस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा Q/2। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ जो B स्फीयर था, B वाला, ये B, इस पर चार्ज कितना था Q1 डैश, और ये C था, इस पर चार्ज कितना था 0। इन दोनों को पास में लेकर आया जाएगा। तो अब दोनों पर जो चार्ज रहेगा वो क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले वाले पर चार्ज कितना आ जाएगा Q1 डैश/2 और इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा Q1 डैश/2। क्लियर, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब जो तीनों स्फीयर हैं C, वो तीनों ही क्या हो गया, चार्ज्ड। उसके बाद में क्या कहा उसने कहा क्वेश्चन में कि अब A यानी कि ये वाला और B मतलब ये वाला, इन दोनों को दोबारे से अब हाफ डिस्टेंस पर रखा जाता है। मतलब अभी जो डिस्टेंस थी इनकी वो कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और अब कहाँ रख दिया गया 5 सेंटीमीटर। परंतु अब जो चार्ज है इस पर कितना है Q/2 और इस पर कितना हो जाएगा बच्चों Q1 डैश/2। ठीक, चलो अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो उसको हम कह देंगे क्या है R डैश, और ये किसके इक्वल है, पहली वाली के डिस्टेंस के हाफ, यानी कि R/2 के। क्लियर, अब कितना फोर्स हो जाएगा, तो F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/2 और Q1 डैश/2 अपॉन डिस्टेंस R/2, तो R/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा Q डैश अपॉन 4 अपॉन R² अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R² हो जाएगा F डैश। अब इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, हाँ कह सकते हैं कि इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिचुएशन में इन पर जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।